हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। बेसिकली हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की सीरीज चल रही है। कार्बोहाइड्रेट की सीरीज में हम बेसिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टडी कर चुके हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है वो देख चुके हैं। डाइसैकेराइड्स क्या होता है वो देख चुके हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट्स है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब वीडियो की लिंक शेयर की गई है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो बेस्ड होगा वो होगा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में भी जनरली हमने दो टाइप के देखे थे, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। व्हाट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, वो पॉलीसैकेराइड्स जो डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे? डिफरेंट मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बने होंगे। इनकी जो सब यूनिट होगी, सिंगुलर यूनिट होगी, वो कैसी होगी? डिफरेंट होगी। होमोपॉलीसैकेराइड सेम मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बने होते थे, मतलब उन्होंने दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स कैसी थी? सेम। सपोज ग्लूकोज आपस में जुड़ रहा है तो होमोपॉलीसैकेराइड, बट ग्लूकोज फ्रुक्टोज फॉर एग्जांपल आपस में जुड़ रहा है तो वो किसका टाइप होगा? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, वो बेसिकली किसका एग्जांपल है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हम जिसकी स्टडी करने वाले, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के केस में हमेशा कुछ बातें ध्यान रखेगा। हेटेरोपॉलीसैकेराइड को म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है, एमपीएस, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी किसको कहा जाता है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड को एमपीएस। डिफरेंट टाइप का हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हिपेरिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट हो गया उसका, बेसिकली हाइल्यूरोनिक एसिड्स हो गए, पेप्टाइडोग्लाइकन्स हो गए, अगार हो गए। ये नॉर्मल स्टडी जिनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टडी करने वाले हैं वो होगा हिपेरिन, हाइल्यूरोनिक एसिड्स, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, इसकी जनरल स्टडी करने वाले हैं। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी इसे कहा जाता है। यदि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को कहा जाए तो ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स भी किसको कहा जाएगा? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लूकोज सब यूनिट्स होंगे, ग्लूकोज होगा ग्लाइकोज में, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ग्लाइकन्स मतलब जनरली पॉलीसैकेराइड्स को ग्लाइकन्स कहा जाता है, तो वो क्या होगा? ग्लाइकन्स होंगे। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के केस में कहा जाता है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में जनरली अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और सल्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। देख लेंगे आगे हम कैसे कार्बोक्सिलिक। ज्यादातर हेटेरोपॉलीसैकेराइड या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं? उसका रीजन भी हमें समझ में आता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं, जो जिसके कारण ये क्या करते हैं? अपना बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। जनरली क्या करते हैं? इसके कारण अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इनकी डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है, इस कारण हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स अपने नेचर में किसी भी सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये बेसिक डिटेल थी हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, क्या क्या नाम से जाना जाता है। कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में हम स्टडी करने वाले हैं आपका हिपेरिन। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में हिपेरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो नीट से लेके सीएसआई नेट तक पूछा जाता है। हिपेरिन के केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हिपेरिन, जनरली जब हम रिवीजन के टाइम पे आते हैं तब हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हिपेरिन इज अ प्रोटीन, बट यही सबसे बड़ा डाउट है। हिपेरिन इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हिपेरिन इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ऑप्शन क्या टिक करना आपको? वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। हिपेरिन हो गया आपका हाइल्यूरोनिक एसिड। यूरोनिक ग्रुप जनरली पॉलीसैकेराइड्स में प्रेजेंट होगा। यूरोनिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसके 6th पोजीशन पे COOH ग्रुप का जुड़ जाना, उसके 6th पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाना और इस पे COOH ग्रुप का जुड़ जाना, वो क्या कहलाता है? उसको ग्लूकोयूरोनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th पोजीशन पे जब COOH ग्रुप आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? ग्लूकोयूरोनिक एसिड, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। डिपेंड करता है कि किस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एग्जांपल हिपेरिन देख लिया, हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन्स हो गए। पेप्टाइडोग्लाइकन्स आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन्स के केस में कहा जाता है, आगे स्टडी करेंगे, एन एसिटाइल
ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का जब रिपीटेटिव सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तब वो फॉर्मेशन कर लेती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स का। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स के बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, ध्यान रखिएगा, किरेटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट। ये बेसिक एग्जांपल्स है किसके, आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। ये बेसिक एग्जांपल है, सब में कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस है, किसी में आइडोयूरोनिक एसिड है, किसी में गैलेक्टोसामीन है, किसी में ग्लूकोसामीन है, किसी में उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस है, माइनर सा डिफरेंस है। बट आज का हमारा जो वीडियो बेस्ड होगा, हम मेनली स्टडी करने वाले हैं हेपेरिन पे। कोशिश करेंगे हेपेरिन और हाइलुरोनिक एसिड दोनों कवर हो जाए, बट वीडियो मेनली बेस्ड है आपका हेपेरिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का फर्स्ट एग्जांपल हेपेरिन। हेपेरिन क्या होगा? हेपेरिन के केस में कहा जाता है कि हेपेरिन जो होता है एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा, एंटीकोगुलेंट की तरह रिएक्ट करता है। आपके स्प्लीन में हो गया, ब्लड प्लाज्मा में हो गया, जनरली लिवर में हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? हेपेरिन, जो ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनने देता, एज अ एंटीकोगुलेंट वर्क करेगा। हेपेरिन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेटेरोपॉलीसैकेराइड हेपेरिन क्या है? एक टाइप का म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, हाईली नेगेटिव। सबसे ज्यादा अगर आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में देखा जाए तो हेपेरिन पे ही सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हाईली नेगेटिव म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एमपीएस लिख रहे हैं मतलब म्यूकोपॉलीसैकेराइड। हाईली नेगेटिव म्यूकोपॉलीसैकेराइड कैसा होता है? एक टाइप का एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है आपका? हेपेरिन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड प्लाज्मा में, स्प्लीन में, लिवर में आपके जनरली हेपेरिन प्रेजेंट होते हैं। हेपेरिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे मिलकर बने होते हैं? हेपेरिन के स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाए तो हेपेरिन के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा, हेपेरिन में ही जितने सल्फेट का नाम नहीं है उतने ही सबसे ज्यादा सल्फेट ग्रुप हेपेरिन में प्रेजेंट होते हैं। हेपेरिन के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कैसे? ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 नंबर का कार्बन। यदि ग्लूकोयूरोनिक एसिड है तो COO ग्लूकोयूरोनेट के फॉर्म में, और यूरोनिक एसिड है तो COOH के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोयूरोनेट, ठीक है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सेकंड कार्बन पे जनरली अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकंड कार्बन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो अलग। ग्लूकोयूरोनेट के स्ट्रक्चर में उसमें सेकंड कार्बन पे भी सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सल्फेट ग्रुप। तो क्या करेंगे? ग्लूकोयूरोनेट सेकंड सल्फेट, ग्लूकोयूरोनेट क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है? सल्फेट ग्रुप, तो 2 सल्फेट, ग्लूकोयूरोनेट 2 सल्फेट। अब ग्लूकोयूरोनेट 2 सल्फेट किससे रिएक्ट करेगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल एंड सल्फो, मतलब अभी तक उसमें भी क्या होगा? सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। एन सल्फो ग्लूकोसामीन 6 पोजीशन पे क्या होगा उसके? बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पोजीशन पे भी सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। 6 CH2OSO3, 6 सल्फेट एन सल्फो ग्लूकोसामीन मतलब क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट था। सल्फो क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। एन सल्फो ग्लूकोसामीन 6 सल्फेट क्यों? क्योंकि 6 पोजीशन पे उसके सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा सल्फेट ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे ज्यादा सल्फेट ग्रुप हेपेरिन के स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण इसे हाईली नेगेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम देख सकते हैं HOH अल्फा 1,4 हमको लिंकेज बनाना आता है। कैसे बनती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यही यूनिट का क्या होगा? बार बार रिपीटेशन होगा, मल्टीपल सब यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएगी हेपेरिन के स्ट्रक्चर में। अब नेक्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे एन सल्फो ग्लूकोसामीन 6 सल्फेट, नेक्स्ट स्टेज में ग्लूकोयूरोनेट सेकंड सल्फेट से रिएक्ट करेगा, फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। यही रिपीटेटिंग सब यूनिट आपस में जुड़ती जाएंगी और हेपेरिन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये था बेसिकली हेपेरिन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी।
हाईली नेगेटिव चार्ज है, मतलब सबसे ज्यादा सल्फेट ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, हेपेरिन के स्ट्रक्चर्स में। इससे कंपैरिजन में सिंपलर स्ट्रक्चर्स होती है सबकी, हेपेरिन की ही सबसे टफ स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमें मल्टीपल सल्फेट ग्रुप याद रखना पड़ता है कि सल्फेट ग्रुप कहां पर होते हैं, कैसा लिंकेज बनेगा, किस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को बनेगा, कैसे होगा। हेपेरिन जनरली नेगेटिवली चार्ज होगी, एंटीकोगुलेंट होगा। जहां पर भी एंटीकोगुलेशन की बात आती है, जब भी आपके ब्लड क्लॉट्स होते हैं तब एंटीकोगुलेंट के रूप में किसको दिया जाता है, हेपेरिन को। ब्लड को जनरली कलेक्ट करने के लिए कि ब्लड जैसी बार आता है उसका एंटीकोगुलेशन, उसका कोगुलेट ना हो जाए, उसके लिए जो पॉलीबैग्स बनाए जाते हैं वो भी हेपेरिन के ही बनाए जाते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हाइलोयूरोनिक एसिड। हाइलोयूरोनिक एसिड क्या होता है, सेकंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड हाइलोयूरोनिक एसिड। हाइलोयूरोनिक एसिड भी जनरली किसके रिपीटेटिव सब यूनिट होगा, हाइलोयूरोनिक एसिड। हाइलोयूरोनिक एसिड या हाइलोयूरोनॉन, हाइलोयूरेनॉन, यूरेनॉन, हाइलोयूरोनिक एसिड या हाइलोयूरोनॉन भी इसी को कहा जाता है। हाइलोयूरोनिक एसिड के केस पे कहा जाता है कि हाइलोयूरोनिक एसिड ग्लूकोयूरोनेट की, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, टी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड प्लस किसकी अल्टरनेटिव सब यूनिट से मिलकर बनता है, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन से मिलकर बना होता है, एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन से मिलकर बनाता है, रिपीटेटिंग सब यूनिट से। बट इसमें ट्रिकी क्या है, इसमें जब हाइलोयूरोनिक एसिड के स्ट्रक्चर बनते हैं तो इसमें बीटा 1,3 और एंड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दोनों प्रेजेंट होते हैं। बीटा 1,3 और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट बीटा 1,3 और बीटा 1,4 क्या है, कैसे उसमें जुड़ेंगे, कौन कौन से सब यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे, तो वही देखते हैं हम कैसे होगा। डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसामीन दोनों के स्ट्रक्चर से हमें ध्यान है कैसे होगी। ग्लूकोयूरोनिक एसिड मतलब आपके 6th वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है और वहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH या COO ग्लूकोयूरोनेट के फॉर्म में होगा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th पोजीशन, ठीक है, HOH। अब ये क्या हो गया आपका, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड या डी ग्लूकोयूरोनेट किससे जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पे। इसमें बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बीटा वाली कंडीशन, क्या फॉर्म होगा, बीटा फॉर्म है ये। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन की स्ट्रक्चर, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन मतलब NHCOCH3, ठीक है, NHCOCH3। सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये CH2OH 6th। ये किसके स्ट्रक्चर है, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन। अब कैसे होगा हाइलोयूरोनिक एसिड के केस में, हाइलोयूरोनिक एसिड के केस में ग्लूकोयूरोनिक एसिड मतलब ये बीटा 1,3 जो डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा वो बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू होगा। बीटा पोजीशन पे इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और थर्ड पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये किसके थ्रू हुआ, जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े, दो मोनोसेकेराइड, जब सिंगल मोनोसेकेराइड से डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन, उसमें क्या हुआ, बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ। कैसे बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ, वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाटर कंडेंसेशन रिएक्शन, वाटर का रिमूवल, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ तो ये दोनों आपस में मिलकर डाइसेकेराइड बना लिया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, डाइसेकेराइड। अब ये डाइसेकेराइड नेक्स्ट मोनोसेकेराइड सब यूनिट से या जैसे ही जुड़ेगा नेक्स्ट डाइसेकेराइड से तो उससे किस लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा, वो लिंकेज होगी बीटा 1,4। ये जो डाइसेकेराइड है ये नेक्स्ट जिससे जुड़ेगा वो लिंकेज होगी बीटा 1,4। क्यों होगी, देखो इसका फर्स्ट कार्बन एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसामीन, अब किससे जुड़ेगा, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, उसके किस कार्बन से जुड़ेगा, फोर्थ पोजीशन के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बीटा 1, ये फोर्थ पोजीशन वाली, और अब ये फोर्थ है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जुड़ा,
इस कंडीशन में बीटा ग्लूकोयूरोनिक एसिड का 4th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा नेक्स्ट एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसामीन के 1st कार्बन के साथ। ठीक है, इसके भी 1st कार्बन के साथ रिएक्ट किया, इसके भी 1st कार्बन के साथ, इसके 4th, और बेसिकली तो कौन सा लिंकेज हो गया इनके, यदि ये जुड़ने का काम करेंगे तब इसके बीच में लिंकेज जो होगा वो होगा बीटा 1,4। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, बीटा 1,4। मतलब मल्टीपल डाइसैकेराइड सब यूनिट, मल्टीपल डाइसैकेराइड की सब यूनिट जब आपस में जुड़ती जाएंगी तब वो किस लिंकेज के थ्रू, इसका भी डाइसैकेराइड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगी। किस लिंकेज के थ्रू जुड़ेगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। तो हमेशा ध्यान रखिए हाइल्यूरोनिक एसिड मतलब मल्टीपल डाइसैकेराइड सब यूनिट आपस में बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़ रही है, और ये खुद डाइसैकेराइड सब यूनिट आपस में बीटा 1,3 लिंकेज के थ्रू जुड़ रही है। ये मोनोसैकेराइड्स किससे मिलकर बनी हुई है, बीटा 1,3 लिंकेज के थ्रू। तो कुछ बेसिक सा डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है। ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है, हाइल्यूरोनिक एसिड का। अब हाइल्यूरोनिक एसिड की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड। वो साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, आपके विट्रियस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है आपके हाइल्यूरोनिक एसिड। जनरली आपकी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाने का काम करता है वो करता है आपका हाइल्यूरोनिक एसिड। मतलब हाइल्यूरोनिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेन यदि हाइल्यूरोनिक एसिड की कमी हो जाए, यदि इस पॉलीसैकेराइड की कमी हो जाए तो दोनों बोन्स आपकी जो जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे और जनरली जो पेन होता है वो उसी के कारण, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड में ही प्रेजेंट है आपका हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन के केस में कहा जाता है कि हाइल्यूरोनिक एसिड फर्टिलाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। बेसिक कुछ एग्जांपल हाइल्यूरोनिक एसिड के जो पूछ लिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब किससे मिलकर बना होगा, ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसामीन से मिलकर बना होगा। उसकी रिपीटेटिंग सब यूनिट होगी, कौन सा लिंकेज होगा, बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कुछ बेसिक रोल्स की क्या होंगे हाइल्यूरोनिक एसिड के, तो देख लीजिए। हाइल्यूरोनिक एसिड जनरली आपके फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है, फर्टिलाइजेशन में। अब क्वेश्चन आता है कैसे फर्टिलाइजेशन में हाइल्यूरोनिक एसिड का रोल दिखा है। हमने तो जनरली एग, ओवम इनके ही बात की है कि हाँ स्पर्म होंगे, ओवम होंगे, उनसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस हाइल्यूरोनिक एसिड का क्या रोल है, तो जो आपने देखा है एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हाइल्यूरोनिक एसिड की ही बनी होती है। उसके चारों तरफ की जो कवरिंग है वो हाइल्यूरोनिक एसिड की बनी होती है। जब स्पर्म इस हाइल्यूरोनिक एसिड को पेनिट्रेट करेगा तभी इंटर कर पाएगा। और वो कैसे होता है, क्योंकि सीमन में प्रेजेंट होता है हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, जिसके कारण इजीली जो आपका स्पर्म है वो पेनिट्रेट करके एक से ट्रीटमेंट ले सकता है या उससे ट्रीट हो सकता है। तो ध्यान रखिए एक की आउटर मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, हाइल्यूरोनिक एसिड की। आउटर मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, हाइल्यूरोनिक एसिड की। हाइल्यूरोनिक एसिड है मतलब हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम होगा जो इसको ब्रेक करेगा। वो किसके पास है, जनरली वो सीमन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में हमने रोल देख लिया। नेक्स्ट आपके साइनोवियल फ्लूइड में, साइनोवियल फ्लूइड्स जो होते हैं आपके जॉइंट्स में, उनमें सब में क्या प्रेजेंट होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड। उनमें क्या प्रेजेंट है आपका, जनरली हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं आंखों के विट्रियस फ्लूइड में, विट्रियस फ्लूइड जो होता है आपके कॉर्निया की बात की जाए तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, हाइल्यूरोनिक एसिड। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज का ग्राउंड सब्सटेंस बनाने का काम करता है आपका हाइल्यूरोनिक एसिड। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे हाइल्यूरोनिक एसिड्स क्या होते हैं, हेपेरिन्स क्या होते हैं। दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे आने वाला वीडियो जो होगा वो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट्स पे होगा। हम कंपैरिजन के साथ स्टडी करेंगे ताकि स्टडी करना इजी हो जाए और आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर पाए। आज का वीडियो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के लिए टू द पॉइंट वीडियो है कि कहां से क्वेश्चन टारगेट हो सकते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली टारगेट होते हैं इस वीडियो से, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम्स हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स बिल्कुल जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।